आज हम यहाँ भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन जो महर्षि गौतम मुनि जी का है उसके अगले भाग की चर्चा कर रहे हैं। अनुमान प्रमाण की कि अभी तक प्रमाणों की बात कर रहे थे, तो जो प्रमाण के रूप में महर्षि मुनि मानते हैं कि ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। न्याय के मत अनुसार प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं। वो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण, जिसमें कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण की विस्तार में चर्चा कर चुके हैं और आज हम इस पार्ट में अनुमान प्रमाण की विस्तार में चर्चा करते हैं। अनुमान न्याय दर्शन का दूसरा प्रमाण है। अनुमान शब्द का विश्लेषण करने पर हम इस शब्द को 2 शब्दों का योगफल पाते हैं। वो 2 शब्द हैं अनु धन मान बराबर अनुमान, अर्थात अनु का अर्थ पश्चात और मान का अर्थ है ज्ञान। तो इस तरह अनुमान का अर्थ हुआ वह ज्ञान जो एक ज्ञान के बाद आए। वह ज्ञान प्रत्यक्ष ही ज्ञान है जिसके आधार पर अनुमान की प्राप्ति होती है। जैसे पहाड़ पर धुएं को देखकर वहाँ आग होने का अनुमान किया जाता है। इसीलिए गौतम मुनि के अनुमान को तत्पूर्वकम प्रत्यक्षम मूलक कहा गया है। अनुमान वह ज्ञान है जिसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाया जाता है। पश्चात दर्शन में भी तर्कशास्त्र के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना आगमन कहा जाता है। यद्यपि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को प्रमाण माना गया है, फिर भी दोनों में अत्यधिक अंतर है। तो हम सबसे पहले यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण में अंतर क्या है इसकी चर्चा करते हैं, फिर आगे विस्तार में। प्रत्यक्ष ज्ञान स्वतंत्र एवं निरपेक्ष रूप से ज्ञान का साधन है, वह स्वयं मूलक कहा जाता है। परंतु अनुमान ज्ञान जो है वो अपनी उत्पत्ति के लिए प्रत्यक्ष पर ही आश्रित है, इसलिए अनुमान को प्रत्यक्ष मूलक ज्ञान कहा गया है। प्रत्यक्ष ज्ञान वर्तमान तक ही सीमित है। प्रत्यक्ष ज्ञान वर्तमान तक ही सीमित है। इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है। जो वस्तु इंद्रियों की पहुंच से बाहर है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता। परंतु इसके विपरीत अनुमान से भूत और भविष्य का भी ज्ञान होता है। अतः अनुमान का क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रमाण के क्षेत्र से ज़्यादा बड़ा है। दूसरा देखते पॉइंट, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान संदेह रहित एवं निश्चित होता है, परंतु अनुमानजन्य ज्ञान संशयपूर्ण एवं अनिश्चित होता है। इसका फल ये होता है कि हमारे अधिकांश अनुमान गलत निकलते हैं तथा एक ही आधार से किए गए अनुमानों के निष्कर्ष भिन्न भिन्न हो जाते हैं। प्रत्यक्ष में विषयों का साक्षात्कार होता है, इसी कारण प्रत्यक्ष को अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। परंतु अनुमान में विषयों का साक्षात्कार नहीं होता, जिसके फलस्वरूप अनुमानजन्य ज्ञान को परोक्ष ज्ञान या अप्रत्यक्ष ज्ञान भी कहा जाता। अब अगला पॉइंट है, प्रत्यक्ष की उत्पत्ति इंद्रियों के द्वारा होती है। इसका फल ये होता है कि योगज के अतिरिक्त सभी प्रकार के प्रत्यक्ष का स्वरूप प्रायः एक ही रहता है। सभी प्रत्यक्ष में वस्तु की उपस्थिति समान भाव से होती है, परंतु अनुमान के रूप व्याप्ति की विविधता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अनुमान की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहाँ विषय ज्ञान संदेहजनक हो, अर्थात पूर्ण ज्ञान के अभाव में अथवा निश्चित ज्ञान की उपस्थिति में ही अनुमान करने का प्रश्न ही निरर्थक है। परंतु प्रत्यक्ष के साथ ये दोनों बातें लागू नहीं होती। अगला पॉइंट है कि प्रत्यक्ष को न्याय शास्त्र में एक मौलिक प्रमाण माना गया है। सभी प्रमाणों में इसका स्थान प्रथम आता है, किंतु अनुमान प्रत्यक्ष के बाद दूसरा स्थान ग्रहण करता है। इससे प्रमाणित होता है कि प्रत्यक्ष प्रथम कोटि का प्रमाण है, जबकि अनुमान द्वितीय कोटि का प्रमाण माना जाता है। प्रत्यक्ष और अनुमान के मुख्य अंतर को अभी तक हमने जाना, उनके स्वरूप और अवयव पर अब विचार करना वांछनीय है, अर्थात हम अलग अलग विचार करते हैं।
अनुमान जैसा ऊपर कहा गया है कि वह उस ज्ञान को कहते हैं जो पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। अनुमान को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जिसे कहते हैं पहाड़ पर आग है, क्योंकि वहाँ धुआं दिखता है। कहाँ? पहाड़ में। पहाड़ में आग है क्योंकि वहाँ धुआं है। अब ये हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, क्योंकि हम पूर्व अनुभव से प्रत्यक्ष देखा है आंखों से कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ हमने आग देखी। तो यहाँ कहा जाता है कि पहाड़ पर आग है क्योंकि वहाँ धुआं है, क्योंकि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। ये अनुमान धुआं और आग के व्याप्ति संबंध पर आधारित है। दो वस्तुओं के बीच आवश्यक और समान संबंध को व्याप्ति कहा जाता है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, ये व्याप्ति वाक्य है। उपरोक्त तर्क में धुएं को पाकर आग का अनुमान उसी व्याप्ति वाक्य के फलस्वरूप होता है। अनुमान के कम से कम तीन वाक्य होते हैं। अनुमान के 3 अव्यय हैं, पक्ष, साध्य और हेतु। पक्ष अनुमान का वह अव्यय जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है। जैसे पहाड़ पक्ष है क्योंकि पहाड़ के संबंध में अनुमान हुआ है। क्या? कि पक्ष के संबंध में जो कुछ सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहा जाता है। आग साध्य है क्योंकि पहाड़ पर आग का होना सिद्ध किया गया है, तो जिसके पक्ष में साध्य का होना बतलाया जाता है वही हेतु कहलाता है। उपरोक्त अनुमान में धुआं हेतु है क्योंकि धुओं के देख करके ही पहाड़ में आग होने का अनुमान किया गया है। तो उपरोक्त अनुमान के 3 वाक्य पश्चात तर्क दर्शन के 3 वाक्य पश्चात तर्कशास्त्र के निष्कर्ष लघु वाक्य बृहद वाक्य के अनुरूप है। यद्यपि पश्चात तर्कशास्त्र में इनका क्रम दूसरा है। पक्ष, साध्य और हेतु पश्चात तर्कशास्त्र के क्रम से लघु पद, बृहद पद और मध्यवर्ती पद के समान ही हैं। अब बात करते हैं अनुमान के पंचाव यव कौन कौन हैं या क्या कहलाते हैं। हमने अभी तक देखा कि अनुमान के 3 वाक्य होते हैं। अनुमान में 3 वाक्यों का प्रयोग तभी होता है जब मनुष्य अपने लिए अनुमान करता है स्वार्थ के अनुसार। कभी कभी हमें दूसरों के सामने किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए अनुमान का सहारा लेना पड़ता है। वैसी परिस्थिति में हमारे अनुमान का स्वरूप यथार्थ अनुमान से परार्थानुमान में परिवर्तित हो जाता है। परार्थानुमान का 5वां क्रमबद्ध वाक्यों में प्रकाशित किया जाता है। इन वाक्यों को अव्यय कहा जाता है। चूंकि परमार्थानुमान के 5 अव्यय होते हैं इसलिए इसे पंचावयव अनुमान भी कहा गया है। अब हम एक एक करके अनुमान के पंचावच की यहाँ व्याख्या करेंगे। पहला पंचावच है प्रतिज्ञा, अर्थात अनुमान द्वारा जिस वाक्य को हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। मान लीजिए कि हम पहाड़ पर आग को सिद्ध करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के पूर्व हम पहले ही दूसरे के सामने स्पष्ट रूप से प्रकाशित करते हैं। जिसे सिद्ध करना है उसका निर्देश करना ही प्रतिज्ञा है। जैसे पहाड़ पर आग है, ये प्रतिज्ञा के रूप में प्रथम वाक्य में ही रहेगा। जब सिद्ध हो जाता है तब अंतिम वाक्य में निष्कर्ष रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। दूसरा है हेतु, अर्थात हेतु का स्थान भारतीय न्याय वाक्य में दूसरा है। अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति दी जाती है या जो परिभाषा दी जाती है या जो प्रमाण दिए जाते हैं उसे ही हेतु कहा जाता है। उदाहरण के लिए पर्वत पर आग को प्रमाणित करने के लिए हम घूम का सहारा लेते हैं, धुआं का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि पर्वत पर घूम है, अर्थात पर्वत पर धुआं है। इसे ही हेतु कहते हैं। हेतु के द्वारा हम अपने पक्ष में साध्य का अस्तित्व साबित कर सकते हैं। तीसरा है उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य, जिस वाक्य के
संबंध में या जिस युक्ति के आधार पर साध्य को प्रमाणित किया जाता है उसकी पुष्टि के लिए दृष्टांत उपस्थित करना उदाहरण कहलाता है। यदि हम धुआं के आधार पर आग को प्रमाणित करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई दृष्टांत देना ही उदाहरण होगा। जैसे रसोई घर में धुआं के साथ आग भी रहती है, परंतु दृष्टांत देना ही पर्याप्त नहीं है, दृष्टांत के अतिरिक्त व्याप्त का रहना भी आवश्यक है। हेतु और साध्य के अनिवार्य संबंध को स्थापित या व्याप्त कहते हैं। ये कभी न टूटने वाला संबंध है, अतः उदाहरण ऐसा रहना चाहिए जो व्याप्त संबंध का सूचक हो। जैसे धुआं और आग को आवश्यक संबंध के साथ रसोई घर का दृष्टांत देकर ऐसा कहा जा सकता है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे रसोई घर में। इसे उदाहरण सहित व्याप्त वाक्य कहते हैं। न्याय में इसका स्थान तीसरा दिया गया है। यह पश्चात न्याय के बृहद वाक्य से मेल खाता है। और चौथा है उपनय पंचावय। तो उपनय पंचावय में इस वाक्य को चौथा स्थान दिया गया है। उदाहरण के साथ हेतु और साध का व्यापक संबंध दिखलाने के पश्चात पक्ष में उसे दिखलाना ही उपनय कहा जाता है। जिसे धुआं और आग का जो व्याप्त संबंध है उसी का विशेष प्रयोग पहाड़ के संबंध में किया जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहाड़ पर धुआं है, हमें आग का अस्तित्व को प्रमाणित करना है, इसके लिए कोई स्थान चाहिए, क्योंकि शून्य में तो आग निकल नहीं सकती या दिख नहीं सकती। तो उपनय ही वह वाक्य है जो इस इच्छा की पूर्ति करता है, अर्थात यह वाक्य पश्चात न्याय वाक्य लघु वाक्य के समान है। पांचवा है निगमन। पर्वत पर आग है, इसे ही हम आरंभ से सिद्ध करने चले थे। जब तक इसे सिद्ध नहीं किया जाता तब तक ये प्रतिज्ञा कहलाता है। जब ये सिद्ध हो जाता है तो इसे निगमन कहा जाता है, अर्थात प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, व्याप्ति वाक्य, उपनय की सहायता से जब ये सिद्ध हो जाता है तब इसका रूप निगमन हो जाता है। निगमन प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं है। निगमन की अवस्था में प्राप्त कर लेने से सभी प्रकार की शंका का समाधान हो जाता है, हमें विश्वास और संतोष का अनुभव होता है। निगमन अंतिम और पांचवा वाक्य है। ये पश्चात न्याय वाक्य के निष्कर्ष से मिलता जुलता है। अब पंचाय व अनुमान के विभिन्न वाक्यों को एक उदाहरण द्वारा यहाँ हम व्यक्त कर सकते हैं। जिसे पर्वत पर आग है, ये प्रतिज्ञा हो गई। दूसरा, क्योंकि इसमें धुआं है, ये हेतु हो गया। अब जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे रसोई घर में, तो उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य हो गया। चौथा है पहाड़ पर धुआं है, ये उपनय हो गया। और पांचवा निगमन होगा, इसलिए पहाड़ पर आग है। तो पश्चात न्यायवाक्य और पंचाय अनुमान में निम्नलिखित कुछ अंतर भी पाए गए हैं। जैसे पश्चात न्यायवाक्य में 3 ही वाक्य होते हैं। वो 3 वाक्य हैं, बृहद वाक्य, लघु वाक्य और निष्कर्ष। परंतु पंचाय अनुमान में 5 वाक्य होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य, उपनय और निगमन। पंचाय अनुमान के 5 वाक्य हैं। पंचाय अनुमान में जो वाक्य व्याप्ति वाक्य है वो पश्चात न्याय वाक्य में बृहद वाक्य से मिलता जुलता है। दूसरा अंतर क्या है कि पश्चात न्याय वाक्य में उदाहरण के लिए कोई स्थान नहीं है, परंतु पंचाय अनुमान में निगमन को सबल बनाने के लिए उदाहरण का भी प्रयोग होता है। पश्चात न्याय वाक्य में निष्कर्ष का तीसरा स्थान रखता है, परंतु पंचाय अनुमान में निष्कर्ष तीसरे वाक्य के रूप में नहीं रहता है। ये प्रतिज्ञा के रूप में प्रथम वाक्य में रहता है और निगमन के रूप में 5वें वाक्य के स्थान पर रहता है। न्यायिकों का कहना है कि पंचाय अनुमान के 5 वाक्यों के रहने से निष्कर्ष अधिक मजबूत हो जाता है, परंतु पश्चात न्याय में 3 ही वाक्य रहने से निष्कर्ष भारतीय न्याय की तरह मजबूत नहीं होता है। अब हम अनुमान के आधार की बात करते हैं कि अनुमान प्रमाण के आधार कौन कौन से हैं।
तो अनुमान का उद्देश्य पक्ष और साध्य के बीच संबंध स्थापित करना है। तो इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहला पक्ष और हेतु का संबंध और दूसरा साध्य और हेतु का व्याप्त संबंध। पर्वत पराग है, इसे प्रमाणित करने के लिए ये जानना आवश्यक है कि पर्वत में धुआं है, तथा ये जानना आवश्यक है कि धुआं और आग में व्याप्त संबंध है। हेतु और साध्य के व्यापक संबंध को ही व्याप्ति कहते हैं। व्याप्त का शाब्दिक अर्थ है विशेष प्रकार से संबंध। वियधन व्याप्त बराबर व्याप्ति। तो व्याप्ति को विशेष प्रकार का संबंध कहा गया है क्योंकि ये कभी नहीं टूटता है। व्याप्ति को इस प्रकार अनिवार्य संबंध भी कहा जाता है। व्याप्ति में से दो वस्तुओं के आपसी संबंध का बोध होता है। इसमें एक को व्याप्त तथा दूसरे को व्याप्त कहते हैं। एक को व्यापक तथा दूसरे को व्याप्त कहते हैं। जिसकी व्याप्ति रहती है उसे व्यापक कहते हैं और जिसमें व्याप्ति रहती है उसे व्याप्त कहते हैं। उदाहरण के लिए आग धुआं में अनिवार्य संबंध रहता है तो यहाँ आग व्यापक कहा जाएगा क्योंकि यह सदा धुआं के साथ रहता है, तथा धुआं व्याप्त हो जाएगा क्योंकि धुआं ही वह वस्तु है जिसके साथ आग रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों में अर्थात व्याप और व्यापक में कौन किसका सूचक है। दूसरे शब्दों में क्या धुआं से आग का बोध होता है या आग से धुआं का। जांच करने पर हम पाते हैं कि आग से धुआं का ज्ञान पाना आवश्यक नहीं है। बहुत स्थानों पर देखा होगा कि धुआं के बिना भी आग का होना पाया गया है, परंतु धुआं से हमें आग का बोध होता है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं होगा कि जहां धुआं हो परंतु आग न हो। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। व्यापक को साध्य तथा व्यापक को हेतु कहा जाता है। इस प्रकार देखते हैं जैसे कि हेतु और साध्य के बीच जो संबंध होता है उसे ही व्याप्त कहते हैं। अनुमान का आधार व्याप्ति है। व्याप्ति को यदि अनुमान का ऋण कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। जहाँ तक व्यापक और व्यापक के क्षेत्र का संबंध है एक दूसरे के बराबर हो सकता है और न बराबर भी हो सकता है। जब व्यापक और व्यापक का विस्तार बराबर हो तो उन दोनों के संबंध को समव्याप्ति कहते हैं। जैसे प्रमेय और अभिधेय अर्थात जिसे जाना जा सके और जिसे नाम दिया जा सके, ये दोनों बराबर विस्तार वाले पद हैं। इसे समव्याप्ति का उदाहरण समझा जा सकता है। चूँकि समय व्याप्ति वाले पदों की व्यापकता बराबर होती है, इसलिए एक से दूसरे का तथा दूसरे से पहले का अनुमान संभव है। जैसे जो प्रमेय है वह अविधेय है और जो विधेय है वो प्रमेय है। इसके विपरीत धुआं और आग का चित्त बराबर नहीं है। जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ आग पाई जाती है, परंतु सभी अग्नियुक्त पदार्थ धुआं से युक्त नहीं होते। जैसे गर्म लोहा आग तो है लेकिन धुआं नहीं है। तो इससे प्रमाणित होता है कि आग का क्षेत्र धुआं के क्षेत्र से बड़ा है। इसमें व्याप्त विषम व्याप्त या असम व्याप्त का उदाहरण समझा जा सकता है। यहाँ धुआं से आग का अनुमान किया जा सकता है परंतु इसका विपरीत संभव नहीं है, अर्थात आग से धुआं का अनुमान नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचन से ये प्रमाणित होता है कि दो पदों के बीच जब विषम संबंध रहता है तो एक दूसरे का अनुमान किया जा सकता है, परंतु इसका विपरीत संभव नहीं है। व्याप्त के संबंध में जो विवरण किया गया इससे प्रमाणित होता है कि व्याप्त दो प्रकार की होती है, एक समव्याप्ति, दूसरा असम या विषम व्याप्ति। दोनों प्रकार के व्याप्ति के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर सतीश चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक न्याय थ्योरी ऑफ नॉलेज में
कहा है, जो ज्ञातत्व है कि धुआं और आग मनुष्य और मरणशील जैसे न्यूनतक विस्तार वाले पदों के बीच व्याप्ति को असम या विषम व्याप्ति की संज्ञा दी जाती है। इसमें भिन्न भिन्न समान विस्तार वाले पदों के बीच व्याप्ति को समव्याप्त कहा जाता है। अब आगे हम उसी के न्यायानुसार व्याप्ति की विधियों की चर्चा करेंगे कि न्याय के मत के अनुसार व्याप्ति की स्थापना 6 विधियों द्वारा पूरी होती है, जो हम एक एक करके यहाँ बताएंगे। पहला अन्वय है, दूसरा व्यतिरेक है, तीसरा व्यभिचाराग्रह है, चौथा उपाधि निराश है, पांचवा तर्क है, छठवां समान लक्षण प्रत्यक्ष है। अब एक एक का विस्तार से वर्णन। अन्वय क्या है? एक वस्तु के भाव से दूसरी वस्तु का भाव भी होना अन्वय कहलाता है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। ये पश्चात जो तार्किक मिल हैं वो कहते हैं मेथड ऑफ एग्रीमेंट से मिलता जुलता है। दूसरा है व्यतिरेक। एक वस्तु के अभाव से दूसरी वस्तु का अभाव हो जाना व्यतिरेक कहा जाता है। जैसे जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है। एक के नहीं रहने पर दूसरे का भी नहीं रहना व्यतिरेक कहलाता है। यहाँ पश्चात दार्शनिक जो मिल हैं उनके मेथड ऑफ डिफरेंस के समान ही है। अन्वय और व्यतिरेक विधियों को एक साथ मिला देने पर उनका सम्मिलित रूप पश्चात शास्त्री मिल के जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस के समान हो जाता है। अब तीसरा है व्यभिचाराग्रह। तो व्यभिचाराग्रह क्या है? तो दो वस्तुओं के बीच व्यभिचार का अभाव व्यभिचाराग्रह कहा जाता है। व्याप्ति संबंध की निश्चितता व्यभिचार के अभाव पर ही निर्भर करती है। धुआं के साथ हम निरंतर आग का अनुभव करते हैं। आज तक कोई ऐसा स्थान हमें देखने को नहीं मिला कि जहां धुआं हो और आग ना हो। अतः इस अव्याघातक अनुभव के बल पर ही हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। चौथा है उपाधि निराश। तो व्याप्ति संबंध के लिए न्यायिकों के अनुसार अनौपाधिक संबंध का होना अत्यावश्यक है। दो घटनाओं का संबंध यदि किसी उपाधि पर निर्भर करे तो उनके बीच के संबंध को व्याप्ति संबंध नहीं कहा जा सकता। यदि कोई आग को देखकर धुआं का अनुमान करे तथा दोनों के बीच व्याप्ति संबंध स्थापित करे तो इसमें दोष हो जाएगा। आग धुआं को तभी पैदा करती है जब जलावन भीगी हो। अतः हम ये नहीं कह सकते कि जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है। इसके विपरीत ये धुआं को देखकर कोई आग का अनुभव करे तथा धुआं और आग में व्याप्त संबंध स्थापित करे तो वह न्याय संगत होगा। इसका कारण है कि धुआं और आग के बीच अनौपचारिक संबंध पाया जाता है। पांचवा है तर्क। न्यायिक के अनुभव के द्वारा, जैसे कि हमने ऊपर अभी बताया पहले कि व्याप्ति की स्थापना करना, इसके बाद न्यायिक तर्क के द्वारा भी अपने मत की पुष्टि करता है ताकि किसी संशयवादी के मन में संदेह न रह सके। भारतीय दर्शन में चार्वाक तथा पश्चात दर्शन में ह्यूम ये आपत्ति कर सकते हैं कि अनुभव तो केवल वर्तमान तक सीमित है। अनुभव पर आधारित व्याप्ति भविष्य में कैसे ठीक मानी जा सकती है? वर्तमान समय में धुआं के साथ आग को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में भी धुआं के साथ आग होगी। न्यायिक इस प्रकार के आक्षेप का तर्क से उत्तर देते हैं। उनका कहना है कि यदि सभी धूमवान पदार्थ अग्नियुक्त हैं, असत्य है, तो उसका पूर्ण विरोधी वाक्य कुछ धूमवान पदार्थ अग्नियुक्त नहीं है अवश्य सत्य होगा। इसका कारण यह कि दो पूर्ण विरोधी वाक्य एक ही साथ सत्य नहीं हो सकते। अब कुछ धूमवान पदार्थ अग्नियुक्त नहीं है तो सत्य मान लेने से कि धुआं का अस्तित्व अग्नि के बिना भी संभव हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कार्य की उत्पत्ति कारण के बिना भी हो सकती है। ऐसा मानना कार्य कारण सिद्धांत का खंडन करता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि धुआं और आग में व्याप्त संबंध है। छठवां है समान लक्षण प्रत्यक्ष।
अर्थात व्याप्ति में पूर्ण निश्चयात्मकता लाने के लिए न्यायिक समान लक्षण प्रत्यक्ष का सहारा लेते हैं। समान लक्षण प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष का एक भेद है। इसके द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रत्यक्ष में उसकी जात का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे एक मनुष्य के प्रत्यक्ष में ही उसकी जात जो मनुष्यत्व है का भी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। तो मनुष्यत्व एवं मरणशीलता के बीच सहचर संबंध का प्रत्यक्ष कर हम कह सकते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। अब आगे यहाँ अनुमान के प्रकार की चर्चा करेंगे कि अनुमान कितने प्रकार का है। तो न्यायिकों के अनुमान का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोण से किया जाता है। जैसे प्रयोजन की दृष्टि से अनुमान के दो प्रकार बताए गए हैं, स्वार्थानुमान और पार्थानुमान। तो स्वार्थानुमान की बात करते हैं तो जब मनुष्य स्वयं निजी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुमान करता है तब उस अनुमान को स्वार्थानुमान कहा जाता है। स्वार्थानुमान में वाक्यों को क्रमबद्ध रूप से रखने की आवश्यकता नहीं होती। पहाड़ पर धुएं को देखकर यह अनुमान किया जाता है कि वहाँ आग होगी। इस अनुमान का आधार पहले का अनुभव है। जब भी हमने धुआं को देखा तब हमने उसे अग्नियुक्त पाया है। इसलिए धुआं और आग के बीच आवश्यक संबंध हमारे मन में स्थापित हो गया है। इसी संबंध के आधार पर धुएं को देखकर तुरंत ही आग का अनुमान हो जाता है। अब परार्थानुमान क्या है? तो परार्थानुमान दूसरे के निमित्त किया जाता है। जब हम दूसरों की शंका को दूर करने के लिए अनुमान का सहारा लेते हैं तो उस अनुमान को पार्थानुमान कहा जाता है। पार्था अनुमान के लिए 5 वाक्य की आवश्यकता होती है। इसलिए इस अनुमान को पंचावयव अनुमान कहा जाता है। 5 इस अनुमान के 5 या 5 अंग माने गए हैं। वो कौन कौन हैं? पहाड़ में आग है, प्रतिज्ञा कहते हैं, क्योंकि वहाँ धुआं है, इसे हेतु कहते हैं। जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ आग रहती है, जैसे रसोई घर, ये उदाहरण हो गया। और पहाड़ में धुआं है, ये उपनय हो गया, और इसलिए पहाड़ में आग है, ये निगमन हो गया। अर्थात पार्थानुमान और स्वार्थानुमान में अंतर ये कि स्वार्थानुमान 3 वाक्यों की आवश्यकता होती है, परंतु पार्थानुमान में 5 वाक्यों की आवश्यकता होती है। तो स्वार्थानुमान पहले आता है, पार्थानुमान बाद में आता है। पार्थानुमान का आधार स्वार्थानुमान ही है। यह स्वार्थानुमान की विधिक अभिव्यक्ति है। तो न्याय दर्शन में परमार्थानुमान अधिक प्रसिद्ध है। गौतम ऋषि मुनि के तर्कशास्त्र का ये एक अनमोल अंग है। अर्थात प्राचीन न्याय के अनुसार अनुमान के 3 प्रकार माने गए हैं, पूर्ववत, शेषवत और समयांतोदृष्ट। तो पूर्ववत अनुमान क्या है? पूर्ववत अनुमान उस अनुमान को कहा जाता है जिसमें ज्ञात कारण के आधार पर अज्ञात कार का अनुमान किया जाता है। जैसे आकाश में बादल को देख करके वर्षा का अनुमान हम कर सकते हैं, तथा वर्षा का न होना देखकर भावी फसल के नष्ट होने का अनुमान करना पूर्ववत अनुमान का उदाहरण है। शेषवत अनुमान क्या है? तो शेषवत अनुमान ये वह अनुमान है जिसमें ज्ञात कार्य के आधार पर अज्ञात कारण का अनुमान किया जाता है। जैसे प्रातः काल चारों ओर पानी जमा देखकर रात में वर्षा हो चुकने का अनुमान करना शेषवत अनुमान है। मलेरिया बीमारी को देखकर यूनिफिल मच्छर के रहने का अनुमान शेषवत अनुमान है। किसी विद्यार्थी का परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने का कारण यदि हम ये अनुमान करें कि वह अवश्य परिश्रमी होगा तो ये शेषवत अनुमान कहा जाएगा। इस प्रकार शेषवत अनुमान में कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया जाता है। अब समयान दृष्टि क्या है? तो यह अनुमान उपरोक्त प्रकार के अनुमान से भिन्न है। ये 2 वस्तुओं को साथ साथ देखें तब एक को देखकर दूसरे का अनुमान करना समयंतोदृष्ट है। हम लोगों ने बगुला को उजाला सफ़ेद पाया है। जो ही हम सुनते हैं कि अमुक पक्षी बगुला है, त्यों ही हम अनुमान करते हैं कि वे उजला मतलब सफ़ेद होगा। यदि 2 व्यक्ति राम और मोहन को निरंतर एक साथ पाते हैं तो राम को देखकर मोहन के बारे में अनुमान करना समयांता दृष्ट है। नव न्यायिकों के अनुसार अनुमान के 3 भेद हैं, केवलाई और केवल व्यतिरेकी। तीसरा है अन्वय व्यतिरेकी अनुमान। तो सबसे पहले देखते हैं
केवलान्वयी। तो केवलान्वयी क्या है? तो जब व्यक्ति की स्थापना भावात्मक उदाहरणों से होती है तब उस अनुमान को केवलान्वयी कहते हैं। अन्वय का अर्थ है सहचर, एक के उपस्थित रहने पर दूसरे का उपस्थित रहना अन्वय कहलाता है। सभी जानने वाले पदार्थ नामधारी हैं। घट एक जानने वाला पदार्थ है, इसलिए घट नामधारी है। अब दूसरा है केवल व्यतिरेकी अनुमान। तो जिस अनुमान में व्यक्ति की स्थापना निषेधात्मक उदाहरणों के द्वारा संभव, उस अनुमान को केवल व्यतिरेकी कहा जाता है। जैसे सभी आत्मा रहित वस्तुएं चेतना रहित हैं, सभी आत्मा रहित वस्तुएं चेतना रहित हैं, सभी जीव चेतन हैं, इसलिए सभी जीवों में आत्मा है। अन्वय व्यतिरेकी क्या है? तीसरा है तो जिस अनुमान में व्याप्त की स्थापना अन्वय और व्यतिरेकी दोनों विधियों से हो, उस अनुमान को अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। जैसे सभी धूमवान वस्तुएं अग्नियुक्त हैं, पहाड़ धूमवान है अतः पहाड़ में अग्नि है। दूसरा उदाहरण है सभी अग्निरहित पदार्थ धूमहीन हैं अतः पहाड़ धूमयुक्त है, अतः पहाड़ अग्नियुक्त है। अब अनुमान में कुछ दोष पाए जाते हैं या दोष लगाए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है? अनुमान के दोष या हेत्वाभास से कहते हैं। तो साधारणतः हेत्वाभास का अर्थ हेतु का आभास है। अनुमान हेतु पर ही निर्भर करता है। हेतु में कुछ दोष हो तो अनुमान दूषित हो जाता है। अनुमान साधारणतः गलती हेतु के द्वारा होती है, इसलिए अनुमान के दोष को हेत्वाभास कहा जाता है। भारतीय अनुमान में जो भी दोष होते हैं वो वास्तविक होते हैं। पश्चात अनुमान के आकारिक दोष जैसे व्याघात मध्यवर्ती पद, अनुचित बृहद पद, अनुचित लघु पद आदि यहाँ नहीं होते। इसका कारण ये कि भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान का आकारिक तथा वास्तविक भेद नहीं स्वीकार किया गया है, अतः हेत्वाभास अनुमान के वास्तविक दोष हैं। न्याय तर्कशास्त्र में 5 प्रकार के हेत्वाभास माने गए हैं। पहला है सभ्य विचार, दूसरा विरुद्ध, तीसरा सत्य प्रतिपक्ष, चौथा असिद्ध, पांचवा बाधित। इस तरह से अब हम एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं थोड़ा विस्तार में। तो सभ्य विचार क्या है? अनुमान को सही होने के लिए आवश्यक है कि हेतु का साध्य के साथ एकांतिक संबंध हो। सभ्य विचार का दोष तब उत्पन्न होता है जब हेतु का संबंध कभी साध्य से रहता हो और कभी साध्य से भिन्न किसी अन्य वस्तु से रहता हो। सभी जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण हैं, योगदत्त जनेऊ पहनता है इसलिए योगदत्त ब्राह्मण है। इस तरह कहते हैं कि सभ्य विचार का दोष 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण और अनुपंसहारी। तो साधारण व्यभिचार में हेतु व्याप्त है, जैसे सभी ज्ञात पदार्थ अग्नियुक्त है, पहाड़ ज्ञात पदार्थ है इसलिए पहाड़ अग्नियुक्त है। असाधारण विचार में हेतु अव्याप्त होता है, जैसे शब्द नित्य है क्योंकि ये सुनाई पड़ता है। अनुपंसहारी विचार तब होता है जब हेतु का दृष्टांत ना तो भाव मिले और ना भाव मिले। ये सभी पदार्थ अनित्य हैं क्योंकि वे ज्ञेय हैं। चूँकि ऐसे अनुमान से कोई उपसंहार नहीं निकाला जा सकता, इसलिए इस दोष को अनुपंसहारी कहते हैं। दूसरा विरुद्ध, जब हेतु साधक को नहीं सिद्ध करके उसके विरोधी को ही सिद्ध कर देता है तब विरुद्ध हेत्वाभास उदय होता है। जैसे हवा भारी है क्योंकि हवा खाली है। अब तीसरा है सत्य प्रतिपक्ष। तो जब एक हेतु के विरोधी में रूप में दूसरे हेतु उपस्थित रहता है जिसके फलस्वरूप पहले हेतु द्वारा सिद्ध वाक्य का खंडन हो जाता है, तब उस हेत्वाभास को सत्य प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहा जाता है। तो पहले हेतु का उदाहरण है शब्द नित्य है क्योंकि ये सब जगह सुना जाता है। दूसरे को उदाहरण दे सकते हैं कि शब्द अनित्य है क्योंकि ये घड़े की तरह कार्य है। अब चौथे बात करते हैं तो असिद्ध है। तो हेतु का प्रयोग साध्य को सिद्ध करने के लिए होता है, परंतु अगर ऐसा साध्य हो कि हेतु स्वयं असिद्ध हो
तो उसे हेत्वाभास को असिद्ध कहा जाता है। छाया द्रव्य है क्योंकि वो गतिशील है। अब पांचवा बधित है, अर्थात जब हेतु के द्वारा सिद्ध साध्य के दूसरे प्रमाण से निश्चित रूप में खंडन हो जाए तो उसे बधित हेत्वाभास कहा जाता है। बधित का शाब्दिक अर्थ है खंडित, अर्थात आग ठंडी है क्योंकि ये द्रव्य है। अब यहाँ द्रव्य के आधार पर आग का ठंडा होना प्रमाणित किया गया है। स्पर्श ज्ञान के द्वारा ये खंडन हो जाता है। स्पर्श ज्ञान उसका उल्टा सिद्ध करता है कि आग में गर्मी है। बधित हेत्वाभास का निगमन अनुभव द्वारा खंडित होता है, इसलिए बधित और विरुद्ध में अंतर। बधित में निगमन का खंडन अनुभव से होता है, परंतु विरुद्ध में हेतु साध्य को सिद्ध करने के बजाय साध्य के विरोधी को सिद्ध करता है। बधित और सत्य प्रतिपक्ष में अंतर। सत्य प्रतिपक्ष दोष में एक अनुमान का खंडन दूसरे अनुमान के द्वारा होता है, इसलिए बधित दोष में निगमन का खंडन अनुभव से होता है।